Good morning to all my dear students. In the last class, we have completed the topic normality, and also we have taken one important concentration term, that is volume strength of H2O2. So in today's class, I am going to discuss percentage leveling of oleum. तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का पहले रिवाइज करा दूं. हमने नॉर्मेलिटी को पढ़ लिया था कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. ये सब फॉर्मूले डिराइव कराए थे हम लोगों ने. जो मैंने आपको बोला था, फाइनली आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या याद रखना है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर. आप मोलरिटी निकाल लेना, हर क्वेश्चन का मोलरिटी निकालना हमने सीखा ही था. कैसे निकालते थे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम से. और एन फैक्टर के लिए मैंने बताया था, रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया गया है काफी डिटेल्स में, फिर भी मैंने थोड़ा सा समराइज किया था आपको कि एसिड्स का कैसे देखोगे, जितना बेसिसिटी होगा या जितना H प्लस दे सकता है वो बेसिस के लिए, तो जितनी उसकी एसिडिटी होती है, मतलब जितना OH माइनस वो दे सकता है. ठीक है. सॉल्ट का जरूरत खैर इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पड़ेगा, फिर भी केटानिक एनानिक चार्ज देख लिया करो टोटल कितना हो रहा है. रेडॉक्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल समझाए थे, तो इनको ध्यान रखना जरा सा, है ना. जैसे H2SO4 में मैक्सिमम 2, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ले लेते हैं हम लोग, ध्यान रखना. H3PO4 में हम लोग 3 ले लेंगे अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो आई होप कि आपने कर लिया होगा. फिर न्यूमेरिकल्स लिया था मैंने, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग, जैसे 10 ग्राम ऑफ अमाउंट इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन. तो पहले यहां से मोलरिटी निकाल लो, और नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी. तो H2SO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना. जो H की वैल्यू दिखेगी ना, जितना H दे सकता है वो उसका एन फैक्टर एसिड के लिए हो जाता है, बेस के लिए जितना OH दे सकता है वो उसका एन फैक्टर बन जाता है. तो ये प्रॉब्लम काफी आसानी से, बस ये ध्यान रखना, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर. मोलरिटी निकालना सीखा था, उसमें एन फैक्टर से बस मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी मिल जाएगी. फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मोलरिटी से रिलेटेड होता था मोलर, सेमी मोलर, पेंटीमोलर, डेसीमोलर. उसी तरीके से नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्या होता है, नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल. तो उन सब का मीनिंग भी हमने समझ लिया था. ठीक है ना, कि किसका क्या मतलब होता है. सेमी मतलब 1/2 हो जाता है, वहां मोल्स ऑफ सोल्यूट होता था, यहाँ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा बस. और इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर हो जाता है. इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो जाता था, मोल्स इंटू एन फैक्टर. जैसे वहां पे डायल्यूशन फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2, वैसे यहाँ भी लग सकता है. नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर उसी तरीके से निकालना है जैसे हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालते थे. ये 1-2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ये 2 फॉर्मूले बताए थे, इन्हीं दोनों को बस यूज करना है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, या कभी इक्विवेलेंट पूछ ले तो क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर. इनको बस ध्यान में रखो, इसी से सॉल्व करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को. उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स. तो उसमें 2 बताए थे, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 होता है, दूसरा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम होता है, या उसी को स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब भी क्या होता था हमारे लिए, जैसे मोलरिटी होती है हर चीज की डिफाइन, उसी तरीके से स्पेशली H2O2 सॉल्यूशन के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो जैसे उसके बोतल पे 10V या 20V लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है कि 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ेंगे या 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ेंगे. और उसका मीनिंग मैंने समझा दिया था काफी ढंग से कि क्या होता है, ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम एसटीपी पे प्रोड्यूस होता है बाय द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H2O2 पर यूनिट, है ना. मतलब अगर 1 लीटर इसका लोगे तो कितना लीटर एसटीपी पे बनेगा, इसका 1 ml लोगे तो इसका कितना ml एसटीपी पे बनेगा. तो ये सब डेफिनेशन वगैरह हमने कर लिया था. ठीक है. जैसे मैंने समझाया था, किसी सैंपल पे अगर H2O2 के सैंपल पे X वॉल्यूम लिखा है तो उसका मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम देने वाला है, X वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पे देने वाला है. ठीक है ना. तो ये वॉल्यूम क्यों लिखा था मैंने, ये पर यूनिट में होता है. आप ml लोगे ना, X ml लोगे तो ये X ml हो जाएगा, X लीटर लोगे तो ये भी X लीटर हो जाएगा. ठीक है. तो ये काफी अच्छे से मैंने समझा दिया था आपको, और फॉर्मूला भी निकलवाया था कि क्या फॉर्मूला होता है. फाइनली हमको ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 11.2 इंटू मोलरिटी होती है. मोलरिटी क्वेश्चन का निकाल लिया करो जो भी प्रॉब्लम होगा, और उसको 11.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सिंपली क्या मिल जाया करेगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाया करेगा. और नॉर्मेलिटी के फॉर्म में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है H2O2 का एन फैक्टर 2 हो जाता है, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर. तो उससे भी कर सकते हैं. और कुछ क्वेश्चंस लिए थे सिंपल तरीके से मैंने, बस फाइनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2.
बाकी ये क्वेश्चंस तो वही आएंगे सिंपल तरीके से। आपको मोलरिटी एनी हाउ हमको मोलरिटी H2O2 का पता करना है। अब मोलरिटी निकालने का हमने बहुत सारे मेथड्स पीछे सीखे हैं, किसी से भी लिंक करवा सकता है। %W/W से मोलरिटी मिल सकती है हमको, है ना, %W/V से मतलब एनी हाउ कैसे भी आपको मोलरिटी पानी है। एक बार मोलरिटी मिल जाएगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको ध्यान में हो तो करवाए थे मैंने, है ना, ये एग्जाम के ही प्रॉब्लम थे। एक ये मैंने दिया था आपको टाइट्रेशन टाइप का प्रॉब्लम दे दिया था, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कराया था, रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं जिसको, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स था हमारे पास। सेकंड इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा अपने पास स्पेशल कंसंट्रेशन में? एक हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 देखा। आज सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ एक सेकंड पेन बदलता हूं। आज हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम भी बुलाते हैं। जैसे वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो रहा था ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। अब ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलरली किसके लिए यूज होता है? ओलियम के लिए यूज होता है। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 केवल किसके लिए यूज होता था? H2O2 के लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ यूज होता था। उसी तरीके से ओलियम सैंपल के लिए क्या यूज होगा? स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम या परसेंटेज लेवलिंग वर्ड यूज होगा। क्या मतलब होता है ओलियम का? तो सबसे पहले तो हमें ओलियम पता होना चाहिए। ओलियम किसको बोलते हैं? तो ओलियम इज नथिंग बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3। H2SO4 में SO3 का मिक्सचर जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम। ओलियम मतलब क्या हमारे लिए? H2SO7। अब H2SO7 कैसे बनेगा? H2SO4 में SO3 को पास करा दो तो क्या मिल जाता है? H2SO7। तो पहले लिखता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। ओलियम क्या है? ओलियम इज ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। H2SO4 एंड SO3 डेट इज क्या बोला जाएगा इसको? डेट इज H2SO7। ओलियम इज ए मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3 डेट इज H2SO7। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। और ये कैसे ओलियम मिलता है? एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग SO3 gas in H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? SO3 गैस को H2SO4 सॉल्यूशन में डिजॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ओलियम। एंड दिस डिजॉल्व्ड SO3 gas is known as free SO3। ठीक ना। तो जो ये SO3 गैस को हमने डिजॉल्व किया है ना, इस SO3 गैस को क्या बोला जाता है? फ्री SO3 बोला जाता है। H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर से SO3 गैस को पास करा दो तो क्या मिलता है हमें? ओलियम मिलता है। और उस जिस SO3 को जो डिजॉल्व किया गया H2SO4 के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री SO3। जैसे कल मैंने आपको समझाया था, जैसे H2O2 का बोतल अगर लेबोरेटरी के अंदर देखोगे तो अगर H2O2 का कोई बोतल रखा है तो उस बोतल के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? 10V, 20V, 30V, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताता है, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। अब परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, अगर ओलियम का सैंपल आप लेबोरेटरी में जब उठाओगे, ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में था। अगर हमने अगर बोतल को उठाया लेबोरेटरी के अंदर, किसके लिए? ओलियम के सैंपल को, तो जब ओलियम के सैंपल को उठाओगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से मिलेगा 109%, है ना, 118%, इस तरीके से 104.5%, इस तरीके से सैंपल पे लेबलिंग रहेगी। जैसे ओलियम का कोई सैंपल है, ये ओलियम का सैंपल है अगर, तो इस ओलियम के सैंपल पे कैसा लिखा हुआ मिलेगा? 109%, 118%, 104.5%, इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये हमारा स्पेशली किसके लिए यूज होगा? ओलियम के सैंपल के लिए। और यही जो नंबर लिखे ना, इसी को परसेंटेज लेबलिंग बोलते हैं। तो अब जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता था H2O2 के केस में, इनके केस में क्या हो जाता है? परसेंटेज
लेवलिंग हो जाता है तो ये परसेंटेज इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और बनता कैसे ओलियम? ओलियम मिलेगा हमको H2SO4 के सॉल्यूशन में क्या पास करा देना है, SO3 गैस को पास करा दो तो H2O2O7, यही हमारे लिए क्या हो जाता है, ओलियम हो जाता है। मतलब क्या समझा हमने, H2SO4 का कोई सॉल्यूशन ले लो, H2SO4 एक्वस है, ठीक ना, सॉल्यूशन मतलब उसका एक्वस फॉर्म ले लो। अच्छा, H2SO4 सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि इसके अंदर H2SO4 भी होगा और इसके अंदर वाटर भी होगा साथ में, है ना। H2SO4 सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, H2SO4 एक्वस का मतलब हो गया इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर H2SO4 तो है ही, साथ ही में क्या है, वाटर भी है ना। तो H2SO4 प्लस इसके अंदर से SO3 गैस को पास करा दो तो क्या आपको मिलने वाला है, H2O7, और यही H2O7 क्या कहलाता है हमारे लिए, ओलियम कहलाता है, ठीक है ना। तो SO3 कितना H2SO4 सॉल्यूशन में पास करा जाता है, इसको हम लोग फ्री SO3 बोलेंगे, इसको फ्री SO3 बोला जाता है, और इससे जो चीज मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। हमारे लिए जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसके अंदर इसी फ्री SO3 का क्या पूछा जाता है, परसेंटेज। जैसे ओलियम का हमको क्या बता देगा कि ओलियम हमारे लिए 118% है, तो बताइए 118% ओलियम के अंदर फ्री SO3 का कितना अमाउंट है, क्योंकि हमें पता है ये ओलियम में क्या है, फ्री SO3 है कि नहीं है। तो हमसे पूछेगा 118% अगर ओलियम सैंपल लिखा है तो उसके अंदर बताइए फ्री SO3 का कितना परसेंट है। यही हमारा कॉमन क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर बनता है। तो इसका थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं वीडियो के। चलो, तो क्या समझे हमने, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम में हमने समझा कि ओलियम क्या होता है, H2O7, और ओलियम होता क्या है, बेसिकली मिक्सचर है H2SO4 और SO3 का, ठीक है। SO3 फ्री SO3 बोला जाता है उसको, जो SO3 गैस को हम लोग पास कराते हैं किसके अंदर, H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन से, तो क्या बनके मिलता है हमको, ओलियम मिलता है। अब डिफाइन करता हूं मैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का क्या मतलब है। हमने ये समझ लिया ओलियम है क्या, किस तरीके से मिलता है। अब परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का मतलब समझो क्या होता है ना। व्हेन 100 gram sample of oleum is diluted with, अब इसका मतलब समझिए जरा सा, है ना, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम क्या बोला जाएगा, व्हेन 100 gram sample of ओलियम इज diluted with desired weight of water, वाटर मतलब H2O, और वो भी किसमें, इन ग्राम। When 100 gram sample of oleum is diluted with desired weight of water, then total mass of H2SO4 obtained after dilution is known as percentage leveling of oleum। क्या समझे, देखो क्या कहना चाहता है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का क्या मतलब हुआ, कॉल्ड परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम का मतलब क्या है, जब 100 ग्राम सैंपल लेते हैं किसका, ओलियम का, ओलियम के अंदर SO3 मौजूद हो ना, देखो क्योंकि H2SO4 में SO3 पास कराने से ही क्या बना है, ओलियम बना है। तो जब 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम, व्हेन 100 ग्राम सैंपल ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ, डाइल्यूट करना मतलब क्या होता है, वाटर का एडिशन करना, डाइल्यूटेड विथ डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर। डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, H2H2O7 के अंदर क्या SO3 मौजूद है, क्योंकि H2H2O7 बना ही कैसे था, H2SO4 में SO3 पास कराए थे तो क्या बनाता है, H2H2O7, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ SO3 का अमाउंट मौजूद है। उसी SO3 के अमाउंट के साथ ये डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर क्या करेगा, कंबाइंड हो जाएगा। और SO3 से जब वाटर कंबाइंड होता है तो क्या बनता है बेटा, SO3 और वाटर कंबाइंड होगा तो क्या H2SO4 बन जाएगा, H2O प्लस SO3। अगर देखो H2O यहां लिखता हूं, यहां साइड में देखो, H2O और SO3 को जोड़ो जरा, क्या बनेगा, H2O और SO3 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा कि नहीं। तो वही बोल रहा है 100 ग्राम सैंपल ओलियम का हम लोग लेते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं किसके साथ, डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर, देन टोटल मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन आफ्टर डाइल्यूशन इज नोन एज परसेंट लेवलिंग ऑफ ओलियम। तो जो जितना H2SO4 का टोटल मास हमें मिलेगा, जैसे अगर किसी ओलियम के सैंपल पे लिखा है 118% ऑफ ओलियम, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इस बात का मतलब ये हो गया कि
इसके अंदर ऊपर जो ये 100 से देखो 100 ग्राम तो इसमें ओलियम का सैंपल है, ऊपर कितना हो गया 118, मतलब ये जो 18 एक्स्ट्रा है ना, ये क्या बता रहा है, डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर। ये 18 ग्राम किसका बताएगा, वाटर का। 100 ग्राम का सैंपल है, ओलियम का सैंपल कितना था 100 ग्राम, लेकिन लिखा 118 है, इसका मतलब ये जो 18 ऊपर का ये क्या बता रहा है, 18 ग्राम उसके अंदर किसको ऐड किया गया है, वाटर को ऐड किया गया है। तो जो लेबलिंग होती है उसी को हम लोग परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज ऑलवेज, देखो 100 ग्राम तो ओलियम का आप ले ही रहे हो और उसके अंदर कुछ वाटर डालो तो 100 से थोड़ा सा मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 100, हमेशा क्या होगा 100 से ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है 100 से ज्यादा, देखो जरा, H2SO4 प्लस SO3, H2SO4 प्लस SO3, इसको हम लोग एक साथ क्या बोले थे, ओलियम बोले थे। H2SO4 प्लस SO3 को एक साथ क्या बोला गया था, ओलियम। और इसके अंदर किसको हम लोग डाल रहे हैं, डाइल्यूटेड विथ डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर, वाटर के साथ डाला जा रहा है। तो जब इसके अंदर वाटर को डाला जा रहा है तो ये क्या बना लेगा, H2SO4 ही बनाएगा। लेकिन अब देखो ये H2SO4 पहले से था, ये H2O और SO3 फिर से कंबाइंड होकर एक नया H2SO4 बनाएंगे, तो H2SO4 के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बन जाएंगे ना। देखो H2SO4 प्लस SO3 ओलियम के, ये 100 ग्राम का, ये कितना दिया है मास इसका, 100 ग्राम का सैंपल ले लिया और ये डिजायर्ड वेट ले लिया। डिजायर्ड वेट मान लो मतलब W ग्राम ले लिया, तो 100 ग्राम ओलियम के सैंपल में W ग्राम हमने वाटर को क्या कर दिया, डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर को ऐड किया है, तो टोटल मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड। तो मास तो हमेशा कंजर्व होती है, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो 100 ग्राम और W ग्राम, तो ये बताओ ये H2SO4 का मास कितना बनेगा, 100 प्लस W ग्राम बन जाएगा। समझे क्या बात को। तो बोल रहा है कि द टोटल मास ऑफ H2SO4 ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद जो मिलता है इसको परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 100, 100 से हमेशा ये ज्यादा ही रहेगा। एंड नंबर ग्रेटर देन 100, जो नंबर 100 से ज्यादा हो रहा है, नंबर ग्रेटर देन 100, जो 100 से ज्यादा नंबर हो रहा है वो क्या इंडिकेट्स कर रहा है, वो ये 100 से जो ज्यादा वाला नंबर होगा, जैसे 118% लिखा है, 100 ग्राम वॉल्यूम है, तो 18 ग्राम इसके अंदर क्या डाला गया है, वाटर को डाला गया है। ये जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है ना, ये W एक्स्ट्रा जो आएगा 100 से बड़ा नंबर, वो किसको बताता है, वेट ऑफ वाटर को बताता है कि कितना वाटर ऐड किया गया है। इंडिकेट्स परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 100 एंड नंबर ग्रेटर देन 100 indicates amount of water, indicates amount of water with which free SO3 react, with which free SO3 react, जिसके साथ फ्री SO3 रिएक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, अमाउंट नंबर ग्रेटर देन 100 जो होता है इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ वाटर विथ विच फ्री SO3 रिएक्ट्स। समझे क्या इस बात को, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं पूरी चीजें क्या हमने की। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता था, वॉल्यूम किसको बोलते थे, H2H2O7 को। और H2H2O7 होता क्या है, बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। H2SO4 में SO3 का मिक्सचर लगा दो तो H2H2O7 बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और जो SO3 H2SO4 के अंदर से पास कराई जाती है, जो गैस डिजोल्व कराई जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री SO3। कॉमन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या रहेगा कि फ्री SO3 का परसेंटेज बताइए कितना है। ठीक है, क्या मतलब था इसका, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या था, जब 100 ग्राम वॉल्यूम के सैंपल को लिया जाता है और डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर से डाइल्यूट किया जाता है, तो जितना भी H2SO4 का टोटल मास डाइल्यूशन के बाद मिलता है उसी को परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है, H2SO4 प्लस SO3, उसके अंदर वेट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं अगर 100 ग्राम मैंने वॉल्यूम का लिया है तो इसके अंदर W ग्राम वाटर डाला तो ये कितना आने वाला है, 100 प्लस W। तो इसका जो परसेंटेज होगा ना वो 100 प्लस W लिखा जाएगा। बताया मैंने परसेंटेज में, जैसे 109%, 100 से हमेशा ज्यादा लिखा जाता है और 100 से जितना ज्यादा लिखा हुआ है वो किसके अमाउंट को बताता है, वो वेट ऑफ वाटर को बताता है। तो percentage leveling of volume is always greater than 100 and number greater than 100 indicates amount of water with which free SO3 reacts। जो 100 से ज्यादा नंबर है वो किसको बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर को बता रहा है, जिसके साथ ये SO3 जाके क्या हो रहा है, कंबाइंड होके और 1 मोल और H2SO4 का कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम से लेता हूं कि जनरल मीनिंग क्या है। जैसे 118%
अगर ओलियम सैंपल लिखा है तो 118% ओलियम सैंपल का मतलब क्या समझेंगे, तो समझा दिया ये मैंने। अगर परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम की बात करें तो हमेशा 100 से ज्यादा होगा, और जो 100 से ज्यादा नंबर होगा वो हमेशा किसको बताएगा, वेट ऑफ वाटर को। तो एक प्रॉब्लम मैं ले लेता हूं इसके ऊपर, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं अगले पार्ट में। चलो, तो अब देखो, जैसे बेटा अगर हमसे सिंपल सा इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाई 118% ओलियम सैंपल। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाई 118% ओलियम सैंपल। तो अभी मैंने बताया परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम जो होता है हमेशा 100 से ज्यादा होता है, और जो 100 से ज्यादा वाला नंबर है वो किसके बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर को बताता है, जिसके साथ PaSO3 क्या किया है, रिएक्ट किया है। और ओलियम के सैंपल को हमेशा कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है ओलियम का सैंपल, और जिसको डिजायर्ड वेट ऑफ वाटर से डायल्यूट कराना है। तो आप क्या समझेंगे अगर इस तरीके का मीनिंग आ गया, व्हाट डू यू मीन बाई 118% ऑफ ओलियम सैंपल, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 118% ओलियम सैंपल का मतलब क्या होगा, ओलियम सैंपल मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग, इसमें हम लोग यही बोलेंगे कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम when diluted with 18 ग्राम H2O, किससे डाइल्यूट किया है, 18 ग्राम। जो 100 से ज्यादा वाला नंबर होता है वो क्या बताता है हमको, वाटर को बताता है, और सैंपल हमेशा 100 ग्राम लेना है। ओलियम मीन्स 100 ग्राम ऑफ ओलियम व्हेन डाइल्यूटेड विथ 18 ग्राम ऑफ H2O गिव्स, क्या देता है हमें, 118 ग्राम प्योर H2SO4, गिव्स 118 ग्राम प्योर H2SO4। समझे क्या बात को। अगर पूछे आपसे 118% ओलियम सैंपल का मीनिंग बताइए, तो 118% ओलियम सैंपल का मतलब यही होता है कि 100 ग्राम ऑफ ओलियम व्हेन डाइल्यूटेड विथ 18 ग्राम ऑफ H2O गिव्स 118 ग्राम प्योर H2SO4। समझे क्या बात को। SO3 जो इसके अंदर मौजूद होता है ओलियम के अंदर, उसके साथ कौन रिएक्ट करने जा रहा है, H2O, और H2O जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाने वाला है, H2SO4 बनाने वाला है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि SO3 बताओ कितने ग्राम है इसके अंदर, तो देखो हमने 118% ओलियम सैंपल का मतलब समझ लिया क्या, 118% ओलियम सैंपल का मतलब है 100 ग्राम ओलियम को 18 ग्राम H2O के साथ डाइल्यूट किया गया है, तो कितना देने वाला है, 118 ग्राम प्योर H2SO4। यहाँ बताया था मैंने अभी, H2SO4 ओलियम सैंपल में H2O डालोगे तो क्या मिलने वाला है, H2SO4 ही बनने वाला है। और ये जो H2O होता है ये किसके साथ कंबाइंड होता है, SO3 के साथ, और क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। तो देखो हमने कितना दिया है इसका, 18 ग्राम लिया है ना, H2O का कितना दिया है, 18 ग्राम दिया है। 18 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करो जरा, 18/18 करोगे तो कितने मोल्स हो जाएंगे, 1 मोल्स। तो अगर H2O के 1 मोल है तो SO3 का भी कितना मोल कंबाइंड होने वाला है, 1 मोल, और 1 मोल कंबाइंड होने वाला है, देखो ना 1:1 रेशियो में है ना। तो अगर इसका 1 मोल दिया है तो SO3 का भी कितना मोल यूज होगा, 1 मोल यूज होगा। और 1 मोल का मतलब इसका मास अगर पूछा जाए, मास ऑफ SO3, तो मास कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो SO3 का मोलर मास कितना होता है, 16 3 48 और 32 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका मतलब इसका मास कितना हो गया, 80 ग्राम। तो इसका मतलब अगर ये पूछा जाता ओलियम सैंपल के अंदर, इस ओलियम सैंपल में 118% ओलियम सैंपल में SO3 का जो फ्री SO3 है, ये वाला जो SO3 होता है कौन सा होता है, बताया ना, फ्री, वो किसके साथ ये वाटर जाके कंबाइन किया होगा, फ्री SO3 के साथ। तो हमसे पूछा जाता फ्री SO3 इसके अंदर कितना है, तो हमारे लिए आंसर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम इसके अंदर फ्री SO3 है। इस ओलियम सैंपल में मैंने बताया, ओलियम सैंपल में क्या क्या है, ओलियम सैंपल के अंदर H2SO4 में SO3 को पास कराया गया, तो SO3 का फ्री अमाउंट कितना दिख रहा है इसके अंदर, 80 ग्राम दिख रहा है। और ये जो H2SO4 बना है इस SO3 से कंबाइंड होकर ये कितना हो जाएगा, 80 ग्राम ये है, 18 ग्राम ये है, तो ये भी 1 ही मोल बन रहा है। तो 1 मोल बनने का मतलब ये कितने ग्राम बन रहा है, 98 ग्राम। और ये जो 98 ग्राम बना है ये H2SO4 क्या हुआ है, प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो इन 100 ग्राम ऑफ ओलियम, अगर केवल मैं 100 ग्राम ओलियम का ले लूं, इस ओलियम का अगर ये जो 118% ओलियम सैंपल लिखा था, अगर मैं उसका 100 ग्राम ले लूं, 100 ग्राम ओलियम का ले लूं, तो इस 100 ग्राम को मैं 2 पार्ट में बता सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, इसके अंदर 18 ग्राम जो है, नहीं 18 ग्राम तो हमने 118% ओलियम सैंपल मतलब समझ लिया क्या, उसके अंदर 18 ग्राम वाटर है। इस 100 ग्राम ओलियम सैंपल की अगर बात करूं तो इसके अंदर 80 ग्राम क्या है, SO3 है।
इसके अंदर 80 ग्राम क्या है, SO3, क्योंकि 18 ग्राम पानी 80 ग्राम से कंबाइंड होगा। और बाकी का जो 20 ग्राम बचा वो क्या है, 20 ग्राम H2SO4 है। ओलियम सैंपल में भी बताया था, ओलियम सैंपल में क्या होता है, ओलियम सैंपल के अंदर H2SO4 होता है और SO3 होता है, और जो वाटर ऐड किया जाता है ये वाला वाटर, ये किससे कंबाइंड होता है, SO3 के साथ। तो अगर 18 ग्राम पानी हमारा 18 ग्राम वाटर दिया है तो 18 ग्राम वाटर 80 ग्राम SO3 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इस 100 ग्राम का जो सैंपल था ओरिजिनली, उसके अंदर कितने ग्राम SO3 था, 80 ग्राम तो SO3 था, और बाकी जो बच गया वो क्या रहा, हमारे पास बचा हुआ चीज क्या हो जाएगा, H2SO4। तो 80 ग्राम SO3 है तो 20 ग्राम क्या है, H2SO4 है, और ये H2SO4 क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये SO4 क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट, ये पहले से ही उसके अंदर मौजूद था। देखिए एक 98 ग्राम ये प्रोड्यूस्ड हुआ, ये H2SO4 क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और ये 20 ग्राम H2SO4 क्या उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए कि टोटल कितना उसके अंदर हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 98 प्रोड्यूस हुआ है, 20 ग्राम पहले से था, तो 98 और 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा ना। तो वही बता रहा हूं मैं, परसेंटेज लेबलिंग जो होती है ना, लिखा हुआ होता है परसेंटेज लेबलिंग। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब ही होता है टोटल अमाउंट किसमें, इन ग्राम ऑफ H2SO4 अवेलेबल आफ्टर डाइल्यूशन कि डाइल्यूशन होने के बाद टोटल कितना H2SO4 का वेट अवेलेबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज लेबलिंग बोला जाता है। तो समझ गए क्या, परसेंट लेबलिंग। अगर लेवल 118% किया है तो 118% लेवल करने का मतलब क्या है, 118% ओलियम सैंपल का मतलब क्या है कि उसके अंदर 118 ग्राम क्या है, H2SO4 अवेलेबल है। कब, ये 118 ग्राम H2SO4 नहीं है, 118 ग्राम H2SO4 अवेलेबल अब होगा, कब, जब उसके अंदर डाइल्यूशन हो चुका है ना, मतलब कुछ वाटर को ऐड कर दिया जा चुका है। समझे क्या इस बात को, हम लोग समझ पाए। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब ये हो गया, अगर 118% ओलियम सैंपल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सैंपल में अब 118% ओलियम सैंपल लिखा है, मतलब अब उस सैंपल के अंदर अगर हमने 18 ग्राम वाटर को डाल दिया है तो 80 ग्राम SO3 से कंबाइंड होकर 98 ग्राम H2SO4 बनाएगा, और जिसमें 20 ग्राम H2SO4 पहले से मौजूद होगा। तो 100 ग्राम अगर इस ओलियम का 100 ग्राम अगर सैंपल में उठाता हूं, 118% ओलियम सैंपल लिखा है, उसका अगर मैं 100 ग्राम उठाता हूं तो उस 100 ग्राम में केवल मुझे 20 ग्राम H2SO4 मिलेगा, और बाकी 80 ग्राम क्या होगा, SO3, और उसको 18 ग्राम वाटर की जरूरत होगी जो डाइल्यूट करने के बाद 98 ग्राम H2SO4 को प्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया। परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 अवेलेबल आफ्टर डाइल्यूशन। तो एक बार ध्यान से इसको एक नजर फिर से आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। इसको स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज पर्टिकुलरली डिफाइंड फॉर द वॉल्यूम सैंपल। जैसे 118%, अच्छा 109% लिखा होता तो क्या समझते, 109% का मतलब होता कि 109% में 100 ग्राम ओलियम है और 9 ग्राम क्या है, वाटर है उसके अंदर, है ना। तो हमसे पूछ लेता कि SO3 का कितना परसेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि ये फ्री SO3 का परसेंटेज बताइए कितना है। तो एक बार इसको देख लो एक नजर फिर से, क्या बताया मैंने, 100 ग्राम सैंपल के अंदर वाटर कितना डाल रहे हैं, है ना। 100 ग्राम ओलियम सैंपल के अंदर कितना वाटर डाला जाता है तो वो H2SO4 टोटल बनता है, और यही परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम हमारे लिए कहलाता है। और वो हमेशा 100 से ज्यादा होगा, और जो 100 से ज्यादा का नंबर होता है वो हमें क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला गया है। तो एक नजर इसको देख लो, और इसके ऊपर अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ नेक्स्ट में। जैसे ये तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन हो गया कि आप 118% ओलियम सैंपल से क्या समझते हैं, और परसेंटेज लेबलिंग जो होती है वो टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 होता है आफ्टर डाइल्यूशन के बाद जो अवेलेबल होता है। तो इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। चलो तो इसके ऊपर अब मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, जैसे पूछा था 118% ओलियम सैंपल का मतलब, तो जो एक्स्ट्रा 100 से एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है वो क्या बताता है, अमाउंट ऑफ वाटर को बताता है। तो मीनिंग लिखने वाली चीज तो हम समझ गए क्या लिखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लेते हैं। बोल रहा है हमें कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ, बताया मैंने, है ना। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो फ्री SO3 का परसेंटेज का ही आता है। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन 109% ओलियम सैंपल।
क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें, कैलकुलेट परसेंट ऑफ फ्री SO3, परसेंट ऑफ फ्री SO3 109% ओलियम सैंपल, कि 109% ओलियम सैंपल है, उसमें SO3 का फ्री परसेंट कितना है। तो आप पहले तो 109% ओलियम सैंपल का मीनिंग समझो क्या है। 109% ओलियम सैंपल का मतलब क्या समझेंगे हम लोग। 109% ओलियम सैंपल का मतलब हो गया, ये जो 100 से ऊपर वाला डेटा है, ये हमें 100 से ज़्यादा कितना है 9, तो ये क्या बता रहा है, ये अमाउंट ऑफ वाटर बताता है, अभी बताया। तो 109% वाटर सैंपल, 109% ओलियम सैंपल लिखा है, इसका मतलब अगर हमसे इसके अंदर पूछा जाए कि वेट ऑफ H2O कितना है, वाटर का मास कितना है, तो वाटर का मास कितना हो जाएगा 9 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे लिए 9 ग्राम। 109% ओलियम सैंपल का मतलब हो गया वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, जो 100 से ऊपर है वो वेट ऑफ वाटर बताता है, तो कितना हो गया 9 ग्राम। और इसके अंदर जो दूसरी चीज बचती है वाटर, और वाटर के साथ अगर मैंने ओलियम बोला है, तो ओलियम में अभी मैंने समझाया था, ओलियम का मतलब क्या है आपका H2SO4 प्लस SO3 है ना, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, उसी को ओलियम बोल रहे हैं। तो अगर इसके अंदर 9 ग्राम वाटर है, तो जो बाकी बच गया वो क्या बचा है इसके अंदर, वेट ऑफ H2SO4 बचा, और प्लस क्या बचा वेट ऑफ SO3। ये दोनों मिला के कितने ग्राम के होंगे 100 ग्राम का, ठीक ना। तो ये 100 ग्राम ओलियम सैंपल, तो 109%, अभी समझा था ना हमने। 118% का मतलब क्या था, 100 ग्राम ओलियम था और उसको 18 ग्राम वाटर डाला गया था। तो 109% अगर पूछे तो 109% को क्या बोलोगे कि 100 ग्राम ओलियम सैंपल को 9 ग्राम वाटर डालने पे डाइल्यूट होता है, और टोटल 109 ग्राम हमारा क्या बनता है H2SO4 का अवेलेबल होता है, ठीक है। तो 109% ओलियम सैंपल में हमें फ्री परसेंटेज ऑफ SO3 पूछा है उसने। तो 109% ओलियम सैंपल मतलब वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, जो 100 से ज्यादा है वो 9 ग्राम। तो ओलियम सैंपल का वेट कितना हो गया 100 ग्राम, और ओलियम सैंपल मतलब वेट ऑफ H2SO4 प्लस वेट ऑफ SO3, ये दोनों मिला के कितना हो गया 100। अब हमको परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 बताना है। तो मुझे बताओ ये जो वाटर बना है, ये वाटर ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, इसी SO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और इसी SO3 के साथ रिएक्ट करके तो क्या प्रोड्यूस करेगा H2SO4। तो अगर इसका रिएक्शन लिखूं, ये H2O जो गया, ये H2O किसके साथ कंबाइंड होने वाला है, इस SO3 के साथ कंबाइंड होने वाला है। इसी SO3 को तो फ्री SO3 बोलते हैं। इसी का परसेंटेज पता करना। अच्छा सपोज करो अगर ये 20 ग्राम आ जाएगा, तो 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम ही है तो आंसर कितना हो जाता है 20%। अगर ये 50 ग्राम आ गया 100 में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 3% ऑफ SO3 50 हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमको निकालना क्या है, वेट ऑफ SO3 कितना है 100 ग्राम के अंदर। अगर इस वेट को हमने निकाल लिया तो हम बता देंगे परसेंट ऑफ फ्री SO3 कितना है। और इस वेट को निकालने का तरीका क्या है, ये किससे रिएक्ट करेगा, इसी H2O के साथ। तो H2O प्लस SO3, अभी ऊपर भी करवाया था मैंने, है ना, देखते हुए चलिए एक बार। तो H2O प्लस SO3 गिव्स क्या देने लगेगा हमें, H2SO4 देगा, ठीक है। तो क्या H2O का हमें वेट दिया है, कितना दिया है। H2O का वेट हमेशा पता ही चल जाएगा, 100 से जो ज्यादा हुआ करेगा, और उस वेट के हिसाब से SO3 का वेट निकाल लिया करना, और वही SO3 का जितना वेट आएगा वो 100 ग्राम में से ही आएगा, तो वही हमेशा परसेंटेज होता है। तो देखो इसका 9 ग्राम दिया है ना, 9 ग्राम, तो मास अपॉन क्या कर दो मोलर मास, तो 9/18 करोगे तो इसके कितने मोल्स हो गए, हाफ मोल्स। कितने मोल्स हो गए, हाफ मोल्स। तो अब इसके देखो जरा, 1 मोल से कितने मोल रिएक्ट कर रहे थे, 1 मोल। तो अगर इसके हाफ मोल दिए हैं तो इसके भी कितने मोल्स आएंगे, हाफ मोल्स ही आएंगे। तो मोल्स ऑफ SO3 कितना आने वाला है, हाफ आने वाला है। तो हमको मोल्स तो नहीं चाहिए, हमको मास ऑफ SO3 चाहिए ना। तो मास ऑफ SO3 कितना हो जाएगा बताओ। मास के लिए क्या करोगे, मोल्स इंटू मोलर मास। तो SO3 का सल्फर का 32, और ये 48 32 कितना होता है 80 हो जाएगा। तो वेट ऑफ SO3 कितना आने वाला है हमारे पास, 40 ग्राम आ जाएगा। समझे ना, देखो ना, 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट करता था, मतलब इसके 18 ग्राम से इसके कितने रिएक्ट करते थे 80 ग्राम। तो अगर इसके 9 ग्राम ही दिए हैं, तो 9 ग्राम दिए हैं तो इसका भी तो आधा हो जाएगा, या मोल्स के फॉर्म में कर लो। इसका हाफ मोल से इसके भी कितने आएंगे, हाफ मोल आएंगे, 1:1 में। तो हाफ मोल का मतलब कितने ग्राम आएगा 40 ग्राम। तो इसका मतलब वेट ऑफ SO3 कितना आ गया हमारे लिए 40 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर 40 ग्राम SO3 है, तो परसेंट ऑफ फ्री SO3 कितना हो जाएगा, परसेंट ऑफ फ्री SO3 कितना हो जाएगा हमारे लिए 40 आया है, कितने में से आया है 100 में से, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आने वाला है 40%। तो जो भी वेट ऑफ SO3 आ जाया करेगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाया करेगा। और ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इवन ओरली हो जाते हैं। ओरली क्यों हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, देखो ना, आपको अगर मान लो 109 की जगह पे मैंने बोल दिया होता है 118% ओलियम सैंपल, तो क्या समझते हैं 18 ग्राम किसका हो गया, इसका मतलब इसमें वाटर का हो गया। और 18 ग्राम वाटर के साथ SO3 का कितना रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल से 1 मोल करता है, तो 18 ग्राम से कितना करता है 80 ग्राम। इसका मतलब SO3 का कितना अमाउंट हो जाता है 80 ग्राम। तो 100 में 80 ग्राम SO3 है, तो परसेंटेज कितना हो जाता है 80%। कुछ भी करवा सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं 104.5% ओलियम सैंपल है, ओरली करते हैं जैसे यहाँ साइड में, अगर मुझे बोल रहा है
4.5% का ओलियम सैंपल है, बताओ मुझे फ्री SO3 का परसेंटेज बताओ इसके अंदर। ये क्वेश्चन है, जैसे 104.5% दिया है और हमसे फ्री SO3 पूछा है, तो 104.5% का मतलब हम क्या समझेंगे, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब 4.5 ग्राम तो इसके अंदर क्या है, वाटर है। 104.5% दिया है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, 4.5 ग्राम तो किसका हो गया, वाटर का। और 4.5 ग्राम वाटर मतलब कितना, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 4.5 मतलब कितने मोल, 4.5/18, तो कितना आ जाएगा 1/4 मोल। तो 1/4 मोल अगर वाटर का है तो 1 मोल से 1 मोल कंबाइंड होता है, तो इसके 1/4 मोल से इसके भी कितने लगने वाले हैं, 1/4। और चूंकि इसका मोलर मास कितना होता है 80, मतलब 80 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 20 ग्राम, तो इसका मतलब SO3 का परसेंट कितना हो जाएगा 20%। तो ओरली हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना, कुछ लगाने वाला नहीं है, भले ही मुझे समझाने बताने में आपको इतना टाइम लगा है, पर ये क्वेश्चन ओरली करने वाले होते हैं, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से निकालना है समझ गए क्वेश्चंस को हम लोग। और ये जो टोटल 109 दिया है ना, 109 ये किसका है, टोटल अमाउंट ऑफ H2SO4 अवेलेबल आफ्टर डाइल्यूशन। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं, देखिए कैसे। अच्छा, अगर 40% उसके अंदर SO3 है, SO3 40% है, तो मुझे बताओ अगर ये 40% SO3 है तो ये टोटल तो 100 ग्राम है, इसका मतलब वेट ऑफ H2SO4 कितना है हमारे लिए, 60 ग्राम। अगर ये 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम आया, तो वेट ऑफ H2SO4 कितना है 60 ग्राम, तो ये तो 60 ग्राम आ गया। और इस 9 ग्राम H2O की वजह से कितना वेट बना है H2SO4 का, इसकी वजह से कितना वेट प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोड्यूस्ड वाला है, देखो ये प्रोड्यूस होने वाला है। और ये 60 ग्राम जो है ये क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये 60 ग्राम क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट। देखिए यहां से ये जो है, ये 60 ग्राम जो था ये ऑलरेडी क्या हो गया, प्रेजेंट ना। 100 ग्राम में अगर 40 ग्राम ही है तो 60 ग्राम ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इस 9 ग्राम वाटर की वजह से देखो यहाँ पे H2SO4 फिर बना है ना, वो कितना बना है, तो 1:1:1 में ही मौजूद है। तो इसके हाफ मोल, इसके हाफ मोल, तो इसके भी कितने मोल बनेंगे, हाफ मोल बनेंगे। और हाफ मोल बनेंगे तो इसको 98 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका मोलर मास 98 है, मतलब कितने ग्राम बनेगा यार, 49 ग्राम। तो ये कितना बन गया 49 ग्राम। तो जो प्रोड्यूस्ड होने वाला ये कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ, 49 ग्राम। तो देखो 60 ग्राम पहले से था, 49 ग्राम प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब टोटल अगर सम करोगे तो कितना हो जाएगा 109 ग्राम। तो अभी मैंने बताया परसेंट लेवलिंग का मतलब ही क्या होता है, टोटल वेट ऑफ H2SO4 अवेलेबल आफ्टर डाइल्यूशन। तो टोटल ओवरऑल वेट कितना हो जाएगा H2SO4 का 109 ग्राम। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, काफी ज्यादा मैंने समझा दिया है बोल बोल के, है ना, बहुत ज्यादा चीजें बता दी है मैंने। तो अभी दिमाग में बैठ जाना चाहिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो एक्चुअल लेवलिंग भी समझ गए ना कैसे ही हुआ है। एक्चुअल लेवलिंग ये जो लिखा जाता है ना 109% या 118%, 110%, 112%, वो कैसे लिखा जाता है, वो इस तरीके से लिखा जाता है कि कुछ तो H2SO4 पहले से मौजूद है और कुछ H2SO4 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, इस वाटर का इस SO3 के रिएक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, तो कितना बनेगा, वहां से रिएक्शन से देख लो 1:1 में, तो 49 ग्राम। तो 60 और 49 टोटल कितना हो गया 109 ग्राम। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया है किस तरीके से करना है। एक और प्रॉब्लम मैं लेता हूं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन दे रहा है 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इनटू 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड इनटू ओलियम sample labeled as 112% H2SO4, labeled as 112% H2SO4। हमसे बोला है then the amount of free SO3 remaining, the amount of free SO3 remaining in the solution is, अब ऑप्शंस दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन 14.93 लीटर एट STP, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या दिया आपने, आपको 3.73 लीटर एट STP। सी ऑप्शन दे रहा है 7.46 लीटर एट STP। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है हमें 11.2 लीटर एट STP। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, समझो जरा सा। 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, 9 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है, इनटू ओलियम सैंपल लेवल्ड एज 112% H2SO4, अमाउंट ऑफ फ्री SO3 रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन, कितना बचा रहेगा
तो क्या पहले तो इसका मीनिंग समझो जरा। 112% H2SO4 का मतलब क्या था? 112% H2SO4 का मीनिंग अभी समझाया था मैंने। 112% H2SO4 का मतलब हो गया इसके अंदर जो वेट ऑफ वाटर है वो कितना है, 100 से ऊपर वाला वेट ऑफ वाटर को बताता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 ग्राम। और बाकी जो बचा है वो क्या है, H2SO4 भी है और SO3 भी है, ये ओलियम सैंपल, ये इसका वेट कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है ना। देखो ठीक है, 112% H2SO4 का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, 12 ग्राम, और वेट ऑफ H2SO4 प्लस SO3 का कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। मतलब ये बेसिकली वेट ऑफ किसका है, ओलियम का ना, वेट ऑफ ओलियम। वेट ऑफ ओलियम कितना है, 100 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला था कि 112% H2SO4 का ओलियम सैंपल है जिसके अंदर 9 ग्राम वाटर को डाला जा रहा है। कितने ग्राम, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम डालने के बाद बोला अमाउंट ऑफ फ्री SO3 कितना बचेगा। अच्छा, क्या मतलब हुआ 112% का, मतलब 112% का मतलब अगर 12 ग्राम में इसके अंदर H2O को डाल दूंगा, ये 112% H2SO4 का मीनिंग क्या है, अगर 12 ग्राम H2O को डाल दिया जाए तो जाके ये 12 ग्राम H2O, ये 12 ग्राम का H2O जो है ये जाके पूरा का पूरा SO3 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब ये H2O इस SO3 से कंबाइंड होके क्या बनाने लगेगा, H2SO4 बना देगा। ठीक है, तो 12 ग्राम H2O की जरूरत है इस पूरे SO3 को खत्म करने के लिए। मतलब 12 ग्राम अगर H2O इस 112% H2SO4 में अगर आपने 12 ग्राम वाटर को डाल दिया तो जो भी उसके अंदर फ्री SO3 का अमाउंट होगा वो उसको लेकर पूरा कंप्लीट करके किस में कन्वर्ट कर देगा, H2SO4। और जो टोटल मास अवेलेबल होगा H2SO4 का बाद में ये होने के बाद 12 ग्राम वाटर ऐड करने के बाद वो कितना होगा, 112 ग्राम। पर क्वेश्चन में देखो हमसे बोला 9 ग्राम वाटर को ऐड कर रहा है, मतलब 12 ग्राम वाटर को ऐड करते तो पूरा SO3 को खत्म करता, 12 ग्राम डालते तो पूरा SO3 खत्म करता। लेकिन क्वेश्चन में उसने 12 ग्राम ना ऐड करा के कितने ग्राम ऐड करा दिया है, 9 ग्राम को ऐड करा है। तो 9 ग्राम वाटर को डालोगे, देखो 12 ग्राम से तो पूरा SO3 जाने वाला था, 12 ग्राम से पूरा SO3 कंबाइन कर जाता। 112% का मतलब क्या है, इसके 12 ग्राम से SO3 का पूरा अमाउंट खत्म हो जाता। यही तो मतलब होता था। 112% का मतलब क्या हो गया कि 12 ग्राम ऑफ H2O इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कन्वर्जन इन H2SO4 ऑफ द फ्री SO3। फ्री SO3 का पूरा H2SO4 में कंप्लीट करने के लिए कितने ग्राम H2O की जरूरत थी, 12 ग्राम की। लेकिन क्वेश्चन में 9 ग्राम दिया, इसका मतलब कुछ SO3 का अमाउंट इसमें अब क्या रहेगा, बचा रह जाएगा। उसी बचे हुए SO3 का हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है, किसके अंदर, लीटर में। तो मोल्स मिल जाएगा तो उसको क्या कर दोगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा लीटर में। तो बेसिकली हमको बचे हुए SO3 का मोल्स निकालना है कि कितना SO3 बचेगा। तो अगर इसका 12 ग्राम डाला जाता ना तो इसका SO3 का क्या हो जाता, पूरा का पूरा अमाउंट को क्या कर देता, न्यूट्रलाइज कर देता। समझे बात को। तो देखो कैसे करोगे इसे, देखो 12 ग्राम दिया है तो इसका अमाउंट कितना दिया है, 12 ग्राम, इसका कितना है, 12 ग्राम। और तो 12 ग्राम से क्या, और 12 ग्राम कितने कितने को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके 80 ग्राम को ना, SO3 का 80 ग्राम होता है। तो 12 ग्राम 80 ग्राम को खत्म कर देता, लेकिन उसने डाला कितना है, 9 ग्राम ही डाला है। कितना डाला है वो, 9 ग्राम। मतलब वो कुछ तो 80 ग्राम से अमाउंट कम ही खर्च कर पाएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, ऐसे करो कि इसको मोल्स निकाल लो, H2O का कितना मोल्स हो रहा है। तो 12 ग्राम से अगर मोल्स निकालोगे तो 12/18 कर दो तो कितने मोल्स हो जाएंगे, 2/3 मोल्स। H2O के कितने मोल्स हो जाएंगे, 2/3। तो H2O के 2/3। और अगर H2O के 2/3 मोल्स हैं, H2O के कितने, अगर इसके 1 मोल खत्म होते तो SO3 के भी कितने मोल खत्म होते, 1 मोल। तो अगर इसका 2/3 है तो इसके भी कितने मोल खत्म होने वाले हैं, 2/3 मोल्स ही खत्म होने वाले हैं। कितने खत्म होने वाले हैं, 2/3। कितने खत्म हो जाएंगे, 2/3। तो बचेगा कितना, बचा हुआ मोल्स कितना होगा SO3 का, रिमेनिंग मोल। रिमेनिंग मोल कितना हो जाएगा इसके अंदर, नहीं देखो, हाँ ऐसे ऐसे करो, ये 2/3 मोल से इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 2/3 मोल्स। ठीक है, लेकिन उसने डाला कितना है, 9 ग्राम ही वाटर को डाला है ना। तो एक्चुअल में तो देखो SO3 का जो एक्चुअल मोल है वो कितना है, 2/3 मोल्स होगा। एक्चुअल में जो SO3 होना चाहिए था ओरिजिनली कितना रहेगा, 2/3, तभी वो 2/3 से कंबाइंड होगा। लेकिन उसने 9 ग्राम वाटर को डाला है, तो हमसे मोल्स ऑफ SO3 रिमेनिंग निकालते हैं जरा कि कितना बचेगा रिमेनिंग मोल्स। तो इसके कितने मोल्स थे टोटल, तो 2/3 मोल्स थे पहले से, और 2/3 में से कुछ मोल्स खत्म हो गए। अब वो कितने मोल्स खत्म हो गए, 9 ग्राम वाटर की वजह से कितना खत्म होगा, देखो 12 ग्राम की वजह से, 12 ग्राम मतलब 2/3 की वजह से इसका कितना खत्म हो रहा था, 2/3 खत्म हो रहा था।
2/3 की वजह से 2/3 खत्म हो रहा था, तो 9 ग्राम की वजह से कितना खत्म होगा, तो 9 ग्राम का मतलब H2O के कितने मोल्स हो जाएंगे, 9/18 ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 मोल्स। तो इसका मतलब इसके अब कितने कंबाइन करेंगे, 1/2 ही करेंगे ना, समझे। देखो एक मोल से एक मोल SO3 का खत्म हो रहा था, तो 9 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 1/2 मोल्स वाटर के होंगे। तो अगर वाटर के 1/2 मोल्स खत्म हो रहे हैं तो SO3 के भी कितने खत्म हो गए, 1/2 ही खत्म हो गए। और एक्चुअल में इसके 12 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए इसके कितने मोल लग रहे थे, 2/3 से 2/3 लग रहे थे। तो इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा, पहले 2/3 मोल्स था SO3 का, रिएक्ट कराना था इसको 12 ग्राम से, लेकिन 9 ग्राम से जब करवाओगे तो कितना रिएक्ट करेगा, 1/2। तो 2/3 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा आपके लिए, 4 माइनस 3/6 ना, 4 माइनस 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और हमसे तो उसने वॉल्यूम पूछा है ना, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ SO3 एट STP निकालने के लिए बोलो तो वॉल्यूम ऑफ SO3 STP पे कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू 22.4। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, ये 6 3 टाइम्स में जाएगा, तो एक ही ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3.73 लीटर एट STP हो जाएगा, एट STP। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे क्या, देखो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो जाता है क्रिएट, फिर से मैं समझा देता हूं एक बार, है ना, कि किस तरीके से काम किया हमने। 9 ग्राम वाटर को ऐड किया है ओलियम सैंपल में जिसपे 112% लिखा है। सबसे पहले 112% H2SO4 का मतलब है कि 12 ग्राम वाटर को अगर डाला जाए तो पूरे SO3 से क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन 12 ग्राम H2O ना डालने की बजाय कितना डाला जा रहा है, 9 ग्राम। इसका मतलब कुछ SO3 का अमाउंट क्या होगा, बचा रहेगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि 12 ग्राम H2O के साथ 12 ग्राम अगर H2O डाला जाता तो SO3 का कितना खत्म होता, तो 12 ग्राम का मतलब इसके कितने मोल्स होते, 2/3 मोल्स। तो एक मोल से एक मोल रिएक्ट करता है, तो H2O के 2/3 मोल से SO3 के भी कितने रिएक्ट होते हैं, 2/3। अगर हम 12 ग्राम डालते तो ये पूरा का पूरा 2/3 खत्म हो जाता, लेकिन हमने 12 ग्राम ना डाल के कितना डाला, 9 ग्राम। 9 ग्राम डालने का मतलब हमने कितने मोल्स H2O के यूज किए, केवल आधे मोल। तो आधे मोल से SO3 का भी तो आधा मोल ही खत्म होगा ना, अगर H2O का आधा मोल डाला जा रहा है, 2/3 डालते तो ये पूरा 2/3 खत्म करता, लेकिन चूंकि इसका आधा मोल ही डाला गया तो इसका आधा ही खत्म होगा। तो 2/3 था, उसमें से आधा मोल खत्म हो गया, तो 2/3 में से आधा चला गया तो कितना बचेगा, 1/6 मोल बचा रह गया SO3 का, और बचा रहेगा तो उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएं तो हमें करने आने चाहिए। और एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, जो होमवर्क देता हूं इसको खुद आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। एक होमवर्क के फॉर्म में क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना इसे सॉल्व करने की, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट ही होने जा रहा है आज, ठीक है। एक होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं क्वेश्चन, 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग, 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब ओलियम ही होता है, ठीक है। तो 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ वाटर, ठीक। हमें बोला है दिस सॉल्यूशन इज completely neutralized by ये IIT JEE का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का। इज न्यूट्रलाइज्ड बाई 26.7 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल NaOH। हमसे बोला है द परसेंट ऑफ फ्री SO3 in sample will be क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन करना है, क्या दिया है, 0.5 ग्राम ऑफ ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ वाटर के साथ डाइल्यूट किया जा रहा है। दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 26.7 ml ऑफ 0.4 नॉर्मल NaOH, द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। मैंने बताया ना, परसेंट ऑफ फ्री SO3 पूछता है हर क्वेश्चन में, ठीक ना। तो परसेंट ऑफ फ्री SO3 निकालना है।
हिंट में दे देता हूं, देखो करना क्या, 0.4 ग्राम दिया है, 0.5 ग्राम ओलियम का दिया है, तो 0.5 ग्राम ओलियम का मतलब क्या, इस ओलियम के अंदर H2SO4 भी रहेगा और कुछ SO3 भी रहेगा, ठीक है ना। तो 0.5 ग्राम है तो मान लो कि इसके अंदर x ग्राम H2SO4 है, तो SO3 का कितना हो जाएगा 0.5 माइनस x ग्राम। अगर इसका x ग्राम हो जाएगा तो SO3 का कितना हो जाएगा 0.5 माइनस x ग्राम। तो अगर एक का 0.5 ग्राम हो, एक का x ग्राम हो गया तो दूसरे का कितना 0.5 माइनस x ग्राम। तो वहां से पहले क्या निकल जाएंगे, दोनों के मोल्स निकल जाएंगे। और ये देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या दे रहा है ना, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है इसके साथ, किसके साथ, वॉल्यूम भी दिया और नॉर्मेलिटी भी दिया है। तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लगाओगे, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, ऐसे करना पड़ेगा। ये बेस है ना NaOH, और ये देखो ओलियम में H2SO4 और SO3 दोनों क्या है, एसिड है। तो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस लगा दो, और बेस का इक्विवेलेंस तो निकल ही जाएगा, नॉर्मेलिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से मिल जाएगा। और इक्विवेलेंस ऑफ एसिड क्या क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ SO3। और H2SO4 का इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर से, मोल्स निकल जाएगा ना यहाँ से। 0.5 माइनस एक्स, मान लो इसका x माना है तो इसका 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 98, तो ये हो गया मोल्स इंटू H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है 2, मिल जाएगा। प्लस SO3 का x माना होगा अगर, तो x डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है 80, इंटू एन फैक्टर इसका भी कितना ले लेंगे 2, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर से इसकी भी क्या मिल जाएगी नॉर्मेलिटी, और इसका भी मिल जाएगा हमको इक्विवेलेंस। और बेस का इक्विवेलेंस यहाँ से मिल ही चुका है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो बस उन दोनों को आपस में इक्विवेलेंट कर दो। ध्यान रखना ये ml में है तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम एक बार अटेम्प्ट करना, नहीं तो इसको ग्रुप पे मैं डिस्कस करूंगा या कल की क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी काफी सही प्रॉब्लम है, और हमारा पूरा सारे कंसंट्रेशन टर्म सब कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरीके से, कोई कंसंट्रेशन टर्म बचा नहीं रहा। तो हम लोग कल से, कल की क्लास में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं। अब सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास से, कल से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो कल की क्लास में वो सब मैं स्टार्ट करूंगा। तो आई थिंक अब यहां तक पूरा बुकलेट अब सॉल्व कर लो, बुकलेट का अब एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जो भी कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सब कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड बुकलेट के सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। और हम लोग यहीं से, मतलब अब ये तो कंप्लीट हो गया, कल से हम लोग नए टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। और नया टॉपिक अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। मतलब अब एक्चुअल में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। तो आज मैं यही आज का लेक्चर स्टॉप करता हूँ, हम लोग कल से डिस्कस करना उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, थैंक यू।